Dear students, I am Ajaz Ahmed, your teacher. Today, I am going to start a chapter which I can say is the basic chapter of econometrics. इसके साथ ये भी हम कह सकते हैं कि suppose it is the first step to know what econometrics is. And from today in future, if you are continuous in your study, you will come to know how interesting the econometrics subject is, provided you must be having some knowledge of mathematics and economics theory. These two things almost all of you who is going to opt econometrics have done in your 5th semester and 4th semester. अब ये इकोनोमेट्रिक्स क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है कि इकोनोमेट्रिक्स इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना या इकोनॉमिक रिलेशनशिप. आर्थिक संबंधों को या आर्थिक फिनोमेना को ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्रदान करता है. जैसे आपने पढ़ा है 12 से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे. लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, नेगेटिव रिलेशनशिप पढ़ा है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है एंड वाइस वर्सा. उसी तरीके से आपने सप्लाई लॉ पढ़ा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. विद द इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई इंक्रीजेस एंड विद द डिक्रीज इन प्राइस सप्लाई डिक्रीजेस. उसी तरीके से आपने एक सेमेस्टर में कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है और इनकम घटने से कंजम्पशन भी घटता है. ये आपने एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें अब तक पढ़ी है. कंजम्पशन बढ़ता है तो ये ऑब्जर्वेशन पे या डिस्क्रिप्शन पे आपको मालूम है कि ये वैल्यूज़ एक के चेंज होने से दूसरी किधर चेंज होती है. अगर इन सभी घटनाओं को या इन सभी संबंधों को जो भी आपने कहा डिमांड, सप्लाई और कंजम्पशन, अगर इक्वेशन में हम पढ़ते हैं जैसे डिमांड इक्वेशन वो आपने किया है, कॉस्ट इक्वेशन वो आपने किया है, कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन इक्वेशन किया है, तो आपने बनाया फंक्शन था या इक्वेशन था उसको आधार मान के या उसके बेस पे क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन आप करते थे. जैसे आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला है, किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते थे डेरिवेटिव का यूज़ करके. तो ये जो इकोनॉमिक्स के इक्वेशंस होते हैं या फंक्शन होते हैं, वास्तव में ये फंक्शन बनते कैसे हैं, ये फंक्शन आते कैसे हैं और इन फंक्शंस के पैरामीटर्स को निकाला कैसे जाता है, दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन बाय इकोनोमेट्रिक्स. ये हम इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में या इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट में ये हम पढ़ते हैं कि वास्तव में एक फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, उसके पैरामीटर्स, और पैरामीटर क्या होता है हमने आपको पीछे बताया है. पैरामीटर्स निकाले कैसे जाते हैं, फिर उसकी एनालिसिस कैसे होगी, फिर फोरकास्टिंग कैसे होगी उस पैरामीटर्स के आधार पर. इससे पहले के क्लासेस में हमने आपको कई सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है. पहले हमने उसको इसलिए कर दिया है बिकॉज ऑल दोज टर्म्स एंड कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन मेनी क्लासेस इन मेनी पार्ट ऑफ द इकोनोमेट्रिक्स. जैसे अभी हमने वर्ड यूज़ किया पैरामीटर्स, ये अननोन चीज़ होती है विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड. इसका संबंध किसी भी इकोनॉमिक एनालिसिस के पूरी जनसंख्या से होता है जो पिछली क्लास में हमने किया है. उसी तरीके से स्टैटिस्टिक होता है जिसका संबंध जो है ना सैम्पल एनालिसिस से होता है. उसी तरीके से हमने एस्टिमेशन क्या है, व्हाट इज़ एस्टिमेशन, व्हाट इज़ एस्टिमेटर एंड व्हाट इज़ एस्टिमेट. एस्टिमेट जो है ना वो रिज़ल्ट है, एस्टिमेशन एक प्रोसेस है और एस्टिमेटर जो है ना वो सैम्पल रिज़ल्ट होता है या फार्मूला होता है. और सबसे पहली क्लास में हमने लिखा है आपको एक टर्म यूज़ किया था स्टोकास्टिक एंड नॉन स्टोकास्टिक. वो टर्म आज भी आएगा और आगे भी क्लासेस में आते रहेंगे. हमने बताया आपको स्टोकास्टिक रिलेशनशिप मीन्स व्हेन देयर इज़ नो एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, एंड डिटर्मिनिस्टिक या नॉन स्टोकास्टिक रिलेशनशिप व्हेन देयर इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक और एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. आज का जो मेरा चैप्टर है उसको आपके सामने है रेग्रेशन एनालिसिस. ये स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ होता है. स्टैटिस्टिक्स में एक इसका हिस्सा पढ़ाया जाता है. बेसिकली ये इकोनोमेट्रिक्स में
ज़्यादा यूज़ होता है। फादर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं गॉस को, कार्ल एफ गॉस। इसी की एक थ्योरम है गॉस मार्कव थ्योरम, उसी के साथ ब्लू एक वर्ड आता है कैपिटल में BLUE। इसको डिटेल में इसी रिग्रेशन एनालिसिस के आगे चैप्टर में पढ़ना है। अब पहले हम ये जानते हैं वर्ड के रिग्रेशन होता क्या है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिग्रेशन इज द एक्ट ऑफ गोइंग बैक और स्टॉपिंग बैक टू प्रीवियस डेटा और प्लेस या स्टेट। हम पीछे की अवस्था में जाते हैं। इकोनॉमिक्स रिग्रेशन का मतलब होता है पास्ट में जाना, पीछे के डाटा जाना, पीछे के फिनोमेना में जाना। हम कोई भी चीज़ फ्यूचर के बारे में जब प्रेडिक्ट करेंगे तभी हम कर सकते हैं जब पास्ट हमारे पास अवेलेबल होगा या हम जान रहे होंगे। तो इकोनॉमेटिक्स में क्या होता है, पास्ट के डाटा को कलेक्ट करते हैं, उस डाटा के आधार पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, क्लासिफिकेशन होता है, टेबुलेशन होता है, देन एंड मैथमेटिकल या इकोनॉमेटिक फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं। और जब मैथमेटिकल फंक्शन बन गया तो उसमें पैरामीटर्स आएंगे जो अननोन है। उस पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है ये हम इकोनॉमेटिक्स में जानते हैं, या इकोनॉमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, या आगे के चैप्टर्स में आपको आएगा। और जब वो पैरामीटर्स मिल गया तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर आई कैन फोरकास्ट व्हाट विल बी द वैल्यू इन नियर फ्यूचर, या फ्यूचर के किसी भी पार्ट पे वो पैरामीटर्स के आधार पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे हम कंजम्पशन है, कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, तो कंजम्पशन फंक्शन में हमको कुछ वेरिएबल है कंजम्पशन और इनकम, उसके डाटा कलेक्ट करने होते हैं। इसी से रिलेटेड हमने आगे क्वेश्चन लिए, एग्जाम्पल लिया है। उस आधार पे हम कंजम्पशन फंक्शन बनाते हैं, और जो हमारा वैल्यू आया ऑटोनोमस कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, उसके आधार पे हम फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं कि अगले 1 साल के बाद या फ्यूचर में क्या होगा। किसी कंपनी का प्रोडक्शन है, मान लीजिए टाटा स्टील है, उसका अगर पिछले 5 साल का हम प्रोडक्शन ले लेते हैं तो हम रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इक्वेशन बना करके उसको हम अनुमान लगा सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगर पिछले 5 साल में 2019 तक इतना प्रोडक्शन हुआ है तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन 2020। ये इकोनॉमेटिक्स बताता है। बगैर इकोनॉमेटिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ये संभव नहीं है, और ये क्वेश्चन बनने के आधार पर होता है। तो रिग्रेशन का मतलब समझ में आ गया। इट इज़ द पास्ट नॉलेज या पीछे के आंकड़ों के आधार पर हम इक्वेशन बनाते हैं। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसके आधार पर हम अगर इकोनॉमिक्स के 2 वेरिएबल हैं डिमांड और प्राइस, तो उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। कंजम्पशन और इनकम है तो उसका हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। या जो भी इकोनॉमिक फिनोमेना है, सप्लाई फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, जो भी इकोनॉमिक फिनोमेना है वहाँ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ये रिग्रेशन एनालिसिस का काम है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर वेरिएबल्स। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक का इफेक्ट या एक का रिलेशन क्या है, या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल से इस्टेब्लिश करते हैं। दिस इज टर्म्ड एज रिग्रेशन एनालिसिस। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? वाई वी नीड अ रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन एनालिसिस के पर्पस क्या है? हमने लिखा है टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका पर्पस यह है कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ मात्रा जाननी है, या अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मात्रा ये है तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की ये होगी। जैसे प्राइस कल क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस अगर कल बढ़ जाएगा तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डिमांड कितनी होगी। सो इट इज़ टू प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने लिखा है सच एज प्रेडिक्शन ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। अगर RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर देती है, आइदर देयर विल बी कॉस्टलियर मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और चीप मॉनेटरी पॉलिसी, तो इन्फ्लेशन पे प्रभाव चीप मॉनेटरी पॉलिसी का भी होगा और टाइट का भी होगा। सप्लाई बढ़ेगी मनी की तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, सप्लाई घटेगी तो कितना घटेगा। ये हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं चीज़ें बता सकते हैं, ये इकोनॉमेटिक
फिनोमेना में इक्वेशन बना के प्रेडिक्शन किया जाता है। टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या होगा, उसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरिएबल मान लेते हैं, बाकी आगे जितने वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट मान के हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं इकोनोमेटिक्स में रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू। जैसे हम कहते हैं डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सो ऑन। तो हम सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड में इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन, बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट में हमको सहायक होता है। दिस इज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर रिग्रेशन एनालिसिस। वास्तव में रिग्रेशन एनालिसिस में जो संबंध हम इस्टेब्लिश करते हैं वो एज ए रिलेशनशिप होता है। जैसे मीन आपने पढ़ा है, एक्स बार अगर एक्स वाई दिया हुआ, वाई एक्स दिया हुआ है, तो वहाँ जो रिलेशनशिप में एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ वाई। ये एवरेज रिलेशनशिप को बताता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को नहीं। टू स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये दो वेरिएबल के बीच में नेचर क्या है रिलेशनशिप का, वेदर इट इज हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। इसलिए हम रिग्रेशन इक्वेशन का अध्ययन करते हैं। और लास्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब कोई भी, जैसे पीछे हमने क्लास में बताया आ गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना, कोई भी स्टेटमेंट है विच इज क्लेम दैट दिस इज ट्रू। अब कोई क्लेम करता है तो उसको हमको ट्रू नहीं मान लेना है, बल्कि उसको टेस्ट करेंगे इकोनोमेटिक मेथोडोलॉजी लगा के। और ये इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी में सबसे आसान तरीका जो है ना रिग्रेशन एनालिसिस है। उसके आधार पर उस क्लेम को हम सही या गलत मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है आंकड़ों के आधार पर, जो हमारे आंकड़े होंगे उसके आधार पर वो प्रेडिक्शन की जा सकती है, टेस्टिंग की जा सकती है। आगे पढ़ूँगा आपको डिटेल में, वहाँ आप बताएंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ऐसे तो रिग्रेशन को हम बहुत सारे कह सकते हैं, देयर आर मेनी, बट ब्रॉडली रिग्रेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन, अनदर इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, या आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिग्रेशन। यह सबसे छोटा फॉर्म है, दो वेरिएबल के बीच में होता है रिलेशनशिप। वन इज कॉल्ड independent variable, another is called dependent variable. It means it has only two variables, one dependent and another independent। या हम ये कहें कि इसके राइट साइड में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक होता है। अब नीचे हमने लिखा है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y जो है ना वो हम आगे बताएंगे क्या है। ये एक रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन का ये मॉडल है। ये y a b c क्या है हम आगे बताएंगे, पहले अभी इसको देख लेते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा। इन द राइट साइड दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साइड में हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं, द नंबर इज नॉट फिक्स। आप जितनी फिजिबल समझते हैं उस मॉडल के लिए 2, 4, 5, 10 जितना ले सकते हैं, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को ही मैथमेटिकल मॉडल में लेते हैं, तो कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा जितना भी होगा वो सब जो है ना क्या बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में। सो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस मीन्स वी मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मोर देन 2 इज ऑल्सो कॉल्ड, इफ यू हैव मोर देन 2 मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। यहाँ हमने लिखा है y इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। यहाँ पे x1 और x2 जो है ना 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन को लगाएं कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज फंक्शन ऑफ x1 को फर्टिलाइज़र मान लीजिए और x2 को मान लीजिए सीड्स। बीज की क्वालिटी, फर्टिलाइज़र की क्वालिटी, इन दोनों पर निर्भर करती है। तो ये मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल हो गया। अब आइए सिंपल रिग्रेशन मॉडल, जो वर्ड आपके सिलेबस में लिखा होगा। इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वी हैव वन डिपेंडेंट, जो अभी हमने पीछे कहा है वही है बेसिकली, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज गिवन हियर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और इकोनॉमेटिक्स के टर्म में ज़्यादातर यूज होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और इकोनॉमेटिक्स में ज़्यादातर टाइम में यूज होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ए और बी इस दोनों को मिला के बोलते हैं कांस्टेंट या पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इसलिए कहते हैं कि दीज टू वैल्यूज आर अननोन, ए और बी अननोन वैल्यू है और इसी वैल्यू को जानने के लिए हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो y को कहते हैं हम y इंटरसेप्ट, मैथमेटिक्स में हम इसको कहते हैं, और b जो है वो रेट ऑफ चेंज है या स्लोप है, जो ये बताता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सर्टेन चेंज होता है तो उसकी वजह से किस दर से या कितना चेंज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफ में बदलेंगे विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू पे। ए की वैल्यू कुछ भी हो, बी की वैल्यू अगर प्लस है तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोप होगा, और ए की वैल्यू कुछ भी है, बी की वैल्यू माइनस में है तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप होगा। अब इस रिग्रेशन एनालिसिस का हमने इकोनॉमेटिक्स मॉडल लिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, कंजम्पशन फंक्शन। हम क्या कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन के बारे में? अदर थिंग्स रिमेन द सेम, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। यहाँ हमने लिखा है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म सेज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ब्रैकेट में है सेटेरिस पेरिबस। मीन्स जब इनकम के अलावा जो फैक्टर कंजम्पशन को प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं उसको आगे बताएंगे हम इसी क्लास में। उसको अगर स्थिर मान लेते हैं देन देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशन भी बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब इकोनॉमिक्स का यहाँ पे टास्क है टू फॉर्मुलेट नन इकोनॉमेटिक मॉडल दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन मॉडल, और वो कंजम्पशन मॉडल जब इस पैटर्न पे बनाएंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट विल बी कॉल्ड लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अब यहाँ पे उसी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स को हमने ले लिया है c इक्वल टू a प्लस बी वाई। व्हाट इज c? वहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पे हो जाएगा इकोनॉमिक्स का इक्वेशन है, इसलिए c हो जाएगा कंजम्पशन। y जो है ना वो इनकम है। बेसिकली दिस y इज नॉट ओनली इनकम बट डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स पर्सनल इनकम माइनस टैक्स। हमने लिखा है y माइनस टी, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। आप इनकम भी कह सकते हैं। ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द पार्ट ऑफ कंजम्पशन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। उपभोग का वो आय का स्तर जो आय से प्रभावित नहीं होता है। इनकम के ज़ीरो रहने पे भी वो पॉजिटिव होता है। इनकम बढ़ेगा तो पॉजिटिव तो है ही, तो इनकम ज़ीरो रहेगा तो कंजम्पशन होगा। इसलिए कि आदमी को ज़िंदा रहना है, कंजम्पशन कहाँ से होगा? जैसे अभी कोरोना का ज़माना है, मिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू कंज्यूम। वो चाहे तो सोसाइटी के लोग देते हैं या गवर्नमेंट उसको असिस्टेंस करती है, चाहे सब्सिडी के फॉर्म में हो, फ्री फॉर्म में हो, या जिस फॉर्म में भी हो, उसको मैनेज करना पड़ेगा कंजम्पशन करने के लिए अगर ज़िंदा रहना है। So A means the part of the consumption which is free from income. B, marginal propensity to consume, MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे आपने पढ़ा है बढ़े हुए आय का कितना भाग खर्च हो जाता है, ये MPC कहलाता है। अगर एक आदमी की इनकम कल 100 रुपये बढ़ जाती है तो 100 रुपये में से कितना कंज्यूम करेगा वही MPC कहलाएगा। अगर 80 रुपये खर्च कर देता है तो 80% खर्च कर दिया, MPC की वैल्यू 0.5 आएगी, 0.8 आएगी। अगर 90 रुपये खर्च कर देता है तो 0.9 आएगी। इसलिए कि आपको मालूम है, इसलिए हमने कहा कि अगर आपको इकोनॉमिक थ्योरी मालूम है, थोड़ी मैथमेटिक्स मालूम है, तो ये इकोनॉमेटिक्स समझने में आसानी होगी। आपने पढ़ा है चेंज इन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम या DC अपॉन DY, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कि चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम नथिंग बट MPC एंड वैल्यू MPC लाइज बिटवीन 0 एंड -1। अमीर आदमी के लिए 0 के करीब होती है और गरीब आदमी के लिए 1 के करीब होती है। हेयर द कंजम्पशन फंक्शन मॉडल इज लीनियर। चूँकि y की वैल्यू जो है y का पावर 1 है, इसलिए रिलेशनशिप यहाँ पे लीनियर है। देयर इज वन वे काउजेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब यहाँ पे लीनियरिटी का मतलब कंजम्पशन इज डिपेंडेंट एंड इनकम इज इंडिपेंडेंट। कंजम्पशन इज इफेक्ट एंड इनकम इज कॉज। बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम कंजम्पशन चेंजेस। There is one way causation between consumption and income, means consumption depends upon income and no other way। यहाँ पे मान के चला गया है only consumption is function of income, income is independent, when income changes it affects consumption
उल्टा नहीं है कि कंजम्पशन चेंज होने से इनकम इफेक्ट होती है, ये भी होती है इकोनॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया है वन वे रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे इकोनॉमेटिक्स आती है। Here the economics task is to collect data of consumption and income। अब इकोनॉमेटिक्स यहाँ पे कैसे काम करेगी, हम कंजम्पशन का डाटा गैदर करेंगे, इनकम का डाटा करेंगे। अब वहाँ पे उसके आधार पर जो इकोनोमेटिशियन है उसका काम है कि ये दो पैरामीटर जो हैं ए और बी, उसकी वैल्यू को निकाले और उसके वैल्यू के इम्पोर्टेंस को टेस्ट करे या उसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करे। कैसे टेस्ट होगा ये अगले क्लासेस में या अगले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा, बहुत सारे टेस्ट हैं। अब इकोनॉमिक्स की फिर थ्योरी यहाँ पे आती है, आपको मालूम है कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए एंड बी मस्ट कम पॉजिटिव। इकोनॉमिक्स की थ्योरी प्रूफ थ्योरी है, इसलिए ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। अगर नेगेटिव आ जाती है तो कलेक्शन ऑफ डेटा में एरर है, थ्योरी में जो है ना एरर नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी शुड कम बिटवीन 0 एंड 1, जो अभी हमने पीछे कहा वैल्यू एमपीसी मस्ट बी हैविंग मोर देन 0 और मैक्सिमम दो एक्सट्रीम केस होता है, या तो 0 हो जाएगा जो कभी नहीं होता है, या तो 1 हो जाएगा जो कभी नहीं होता है। आप थ्योरेटिकली कह सकते हैं इट वैल्यूज लाइज आइदर एमपीसी इज मोर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने चूँकि डाटा तो कलेक्ट करना नहीं है हमको, यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। बी की वैल्यू चूँकि 1 से कम हो गई तो हमने एज्यूम कर लिया है एमपीसी 0.5 है और 10 जो है ना वो ए है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने लिखा c इक्वल टू 10 प्लस 0.8y। हमने नीचे क्या लिखा है, हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज डिटर्मिनिस्टिक। हमने शुरू में कहा कि आपको पहली क्लास के इकोनॉमेटिक्स में हमने बताया था एग्जैक्ट रिलेशनशिप, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप और नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन। हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन c एंड y इज डिटर्मिनिस्टिक और नॉन स्टोकास्टिक। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन जो है ना वो पर्टिकुलरली या सोलली इज डिटर्मिन्ड या सोलली प्रभावित होता है वो सिर्फ इनकम से। क्या लिखा हमने, इट मीन द चेंज इन कंजम्पशन सोलली डिटर्मिन्ड बाय द चेंज इन इनकम एलोन। मीन्स यहाँ पे उपभोग में परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आय निर्धारित करता है। आय के अलावा जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको आगे हम बता रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक और नॉन स्टोकास्टिक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ेगा तो उसका जितना कंजम्पशन पे प्रभाव पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ इनकम डिटर्मिन करेगा। अब उस इक्वेशन को हम एक ग्राफ में बनाएंगे तो जो ग्राफ मिलेगा उसको बोलते हैं वो y इक्वल टू 10 प्लस 0.8y, वो रिग्रेशन इक्वेशन कहलाएगा। और उसको जब हम ग्राफ में बदलेंगे दैट विल बी नोन एज रिग्रेशन लाइन। यहाँ देखिए c इक्वल टू लिखा हुआ है ग्राफ में 10 प्लस 0.8y, ये कहाँ से शुरू हुआ है, y एक्सिस से शुरू हुआ है। मैथमेटिकली a प्लस बी वाई, वाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a क्या है, इंटरसेप्ट है। कंजम्पशन के इक्वेशन में इसको हमने क्या लिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और हमने ये बताया ऑटोनोमस कंजम्पशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों होगा, इसलिए कोई आदमी को न्यूनतम मिनिमम कंजम्पशन लेवल मस्ट बी देयर फॉर ए पर्सन टू रिमेन अलाइव। एक आदमी को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है उसी को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। कंजम्पशन वाई एक्सिस पे है इसलिए वाई एक्सिस से शुरू हुआ है, 10 हमने लिया है तो 10 से शुरू हुआ। एंड इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। क्यों, हमने चैप्टर क्या लिया है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो ये लीनियर रेखा होगी। लीनियर क्यों है, y का पावर 1 है और ये किस रेट से बढ़ रहा है, 0.8, MPC 0.8 है। सो 80% हम समझ सकते हैं y में जो भी चेंज होगा उसका पार्ट 80% कंजम्पशन में चला जाएगा। तो 0.8 स्लोप कांस्टेंट है। अगर हम इसका dy/dx निकालेंगे, सॉरी dc/dy निकालेंगे तो हम पाएंगे कि 0.8 होगा। आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, उसके हिसाब से ये एक सीधी रेखा है बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। अगर इसी इक्वेशन में हम a को 0 मान लें, थोड़ी देर के लिए हम मान लीजिए मैथमेटिकली, इफ सपोज a इज 0 means when y is 0 c will also be 0, therefore the origin of the equation is from 0 point। ये इक्वेशन जो नीचे दिखाया हमने
कि जो स्मॉल ए है या 10 है या ऑटोनोमस कंजम्पशन है, उसको अगर एज्यूम कर ले थोड़ी देर के लिए कि अगर उसको ज़ीरो रखते हैं तब क्या होगा, इनकम ज़ीरो रखने पे कंजम्पशन भी ज़ीरो होगा, और वो लाइन जो है ना ओरिजिन से पास होगा। और जब ये ओरिजिन से पास होगा तो फिर दोनों लाइन के बीच की दूरी बराबर है, पैरेलल है। पैरेलल इसलिए है कि 0.8 इस इक्वेशन में भी स्लोप है। अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा और बदल दें, c इक्वल टू -10 प्लस 8y कर दें तो क्या होगा, वो y एक्सिस के नीचे पार्ट से जाएगा, और वो तीसरी लाइन अगर खींची जाएगी तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगी और तीनों पैरेलल लाइन होगी, बिकॉज स्लोप फॉर ऑल दीज थ्री इक्वेशंस रिमेन सेम। या वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है, c इक्वल टू 0.08y जो नीचे वाले इक्वेशन का है, जो ओरिजिन से शुरू हुआ है। सिंस स्लोप हॉज नेट चेंज कंजम्पशन लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एज इज पैरेलल टू द ओरिजिनल इक्वेशन c इक्वल टू 10 + 8y। चूँकि दोनों इक्वेशन का स्लोप बराबर है, रेट ऑफ चेंज बराबर है, इसलिए यहाँ पे हमारा लाइन पैरेलल है, समानांतर है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रैंडम टर्म, आपने पढ़ा है रैंडम सैम्पलिंग, चांस वेरिएबल भी इसको बोलते हैं, स्टोकेस्टिक वेरिएबल भी बोलते हैं, एरर टर्म भी बोलते हैं, रेजिडुअल वेरिएबल भी बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं, लेकिन रैंडम एंड स्टोकेस्टिक वेरिएबल ज़्यादा यूज होता है। अब हम पीछे वाले कंजम्पशन फंक्शन में जाते हैं तो हम क्या पाते हैं, कंजम्पशन इज ओनली फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन वो कंजम्पशन फंक्शन जो है ना, एक्चुअल रिलेशनशिप कंजम्पशन और इनकम के बीच का नहीं बताता है। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन इज नॉट द ओनली फैक्टर विच चेंजेस, sorry, income is not only the factor which changes the consumption. The consumption model shows not represent actual relationship. The consumption model shown, जो consumption model हमने बनाया था, not represent actual relationship between consumption and income. Because why? Income knows is the alone या only factor या perfect predictor of consumption. कंजम्पशन को प्रेडिक्ट करने वाला या फोरकास्ट करने वाला या डिटरमिन करने वाला इनकम ही अकेला वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे फैक्टर्स नहीं काम करते हैं हमारे कंजम्पशन में, खाली इनकम बढ़ी हम 100% कंजम्पशन इनकम से डिटरमिन होते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर, सम इज क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, सम आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जैसे हमने कुछ के नाम ले लिया। सो अदर देन इनकम, अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इनकम। दीज फैक्टर्स में भी फैमिली इनकम, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, इनकम मेरी जो भी बढ़े घटे, अगर प्राइस चेंज होगी तो कंजम्पशन डिपेंड चेंज होगा। एज कंपोजिशन, एक सर्टेन एज के बाद कुछ चीज़ें कंज्यूमर खाने लगता है, कुछ चीज़ें नहीं कंज्यूम करता है। पास्ट इनकम, एक आदमी की इनकम या एक हाउस होल्ड की इनकम, प्रेजेंट कंजम्पशन प्रेजेंट इनकम पे नहीं डिपेंड करते, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पास्ट इनकम। जैसे आप आगे जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ये कंजम्पशन के लॉज हैं जो आपने पढ़ने, अगर एमए करेंगे तो आपने सिर्फ अभी किन्जियन लॉ पढ़ा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, एजुकेशनल स्टेटस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कंजम्पशन। इमरजेंसीज, रिलीजन इज ऑल्सो फैक्टर, या कोई ऐसे इमरजेंसीज आ जाती है, जैसे सपोज कर लीजिए अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, या जब अभी हमने काला लिख दिया कोरोना हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आई सपोज जो डेली वर्कर हैं या दिहाड़ी हैं, उनके कंजम्पशन पैटर्न तो बिल्कुल ही उल्टे हो गए हैं। इवन अ पर्सन हु आर हैविंग द कॉन्स्टेंट इनकम या सैलरीड क्लास पीपल हैव ऑल्सो चेंज कंजम्पशन पैटर्न। जैसे मैं सैलरी क्लास हूँ, मेरी भी कंजम्पशन पैटर्न नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो गई, बिकॉज वी आर नॉट सर्टेन, पर्सन हु आर इन सैलरी क्लास दे आर नॉट ऑल्सो सर्टेन वेदर दे विल बी गेटिंग देयर सैलरी फुल और देयर विल बी curtailment ऑफ द सैलरी इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इफेक्ट। अब ये जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको हम कंजम्पशन में नहीं डाला है हमने, सॉरी इक्वेशन में नहीं डाला है, तब क्या होगा, इसके इफेक्ट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इस एजम्पशन को रिलैक्स कर देते हैं, अगर हम छोड़ देते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग नाइदेम या सेटेरिस पेरिबस को हम रिलैक्स करते हैं या हटा दे, तो क्या होगा? व्हेन द सर्टेन पेरिबस एजम्पशन इज रिलैक्स्ड, द डोमेस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप ब्रेक्स डाउन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब जो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप था, बिकॉज ऑफ द नॉन इंक्लूजन ऑफ द वैल्यू या वेरिएबल ऑफ अदर फैक्टर्स,
the relationship between consumption and income was supposed to be deterministic. But once we include these all those factors या some of the important factors in the econometrics model या consumption model या consumption function में हम शामिल करेंगे तो फिर वो deterministic नहीं रह गया, वो statistical relationship हो गया या उसको हम कहेंगे stochastic relationship हो गया. If the assumption is realized, the deterministic relationship breaks down between the two variables. जो अभी हमने बताया वो ख़त्म हो जाएगा, वो हो जाएगा. Therefore consumption function, अब वो जब हम उसको रियलाइज कर देते हैं अदर फैक्टर्स के इम्पैक्ट को हम इक्वेशन में डालते हैं, तो अब हमने सबको अलग अलग नहीं डाला बल्कि सबके इफेक्ट को एक टर्मिनोलॉजी से या एक लेटर से हमने डिनोट किया है, जो इकोनोमेट्रिक्स में इसी लेटर से डिनोट किया जाता है U. And this U is very important for the econometrics student या for the econometrics paper, because your further chapters, 3 or 4 at least 3 or 4 chapters, or even we can say after the regression analysis, total chapters of econometrics is dependent only on this only term, that is called random term या stochastic term. तो अगर किसी इक्वेशन में हम U जोड़ देते हैं, अगर याद कीजिए पिछले क्लास में आपने जो पहली क्लास थी मेरी उसमें रहे होंगे, तो उसमें U हमने जोड़ा था, तो वही U जो है ना स्टोकास्टिक है, टर्म है या रैंडम वेरिएबल है या चांस वेरिएबल. नीचे लिखा हुआ है U इज रैंडम वेरिएबल, चांस वेरिएबल या एरर टर्म, या इसको हम रेजिडुअल वेरिएबल भी कहते हैं. Now what this shows? This shows that there are 3 different level of consumption for each level of income with different probabilities. हमने पहली क्लास में जब डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बताया था, हमने कहा था डिटर्मिनिस्टिक में तो एक ही वैल्यू होगी हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक वैल्यू के लिए, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में वी विल हैव द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज और एटलीस्ट 3 वैल्यूज फॉर इच इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे यहाँ पे इनकम को, एक इनकम के लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हो सकती है. जैसे अब यू रैंडम टर्म का क्या है, इसको चांस वेरिएबल बोलते हैं. इट मीन्स इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन चांस. ये डेलिब्रेशन यहाँ पे नहीं है, इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है. पहला वैल्यू हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ यू इक्वल टू 0. अगर 0 हो गया तो C इक्वल टू 10 + 0.8y हो जाएगा, स्टोकास्टिक रिलेशनशिप हो गया, सॉरी डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप हो गया, नॉन स्टोकास्टिक. अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर वो स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में आ जाएगा या प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप में आ जाएगा. अगर U मोर देन 0 है तो कंजम्पशन जो है ना, अगर C इक्वल टू सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10 रखते हैं, जैसे Y इक्वल टू 100 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.8 × 100, 80 + 10 90 हो जाएगा. अगर U की वैल्यू 0 है तो इनकम 100 रुपये होगा तो कंजम्पशन जो है ना वो 90 हो जाएगा. अगर U की वैल्यू 0 से प्लस आ गई तो इनकम अगर 100 रुपये है तो कंजम्पशन जो है ना मोर देन 90 हो जाएगा. अगर U की वैल्यू जो अदर फैक्टर्स है उसका इफेक्ट जो है ना वो लेस देन 0 हो गया, माइनस में हो गया, तो कंजम्पशन जो है ना पहले से कम हो जाएगा. इसलिए कि जैसे आज के दिन में हमने बताया कोरोना की वजह से सैलरीड क्लास जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उनका कंजम्पशन पैटर्न भी डाउन हो गया, तो उस केस में जो है ना वो माइनस हो जाएगा. और कहीं पे वो प्लस पॉजिटिव हो जाता है अलग अलग सिचुएशन में, तो उस केस में कंजम्पशन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो स्टोकास्टिक रिलेशनशिप में फॉर इच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी विल बी हैविंग 3 वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ से आगे आपको जो पढ़ना है, दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ रैंडम टर्म. आगे पढ़ना है जो आगे के क्लास में हम बताएंगे. वाई रैंडम टर्म इज इंक्लूडेड, omission of explanatory variables is not only cause, there are also cause because of which U is included. U जो है ना सिर्फ इसलिए नहीं हमने जोड़ते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस और पास्ट इनकम या दूसरे फैक्टर को नहीं लिया इसलिए जोड़, अदर फैक्टर्स ऑल्सो दिया. क्यों जोड़ते हैं वो कारण आपको बताए जाएंगे और वो कारण क्यों वैलिड है ये अगले क्लास में बताएंगे. फिर उसके बाद U के एजम्पशंस क्या हैं. एक देयर इज़ अ सर्टेन एजम्पशन, अगर U के एजम्पशन प्रीवेल नहीं करते हैं या U का एजम्पशन वायलेट होता है तब क्या प्रॉब्लम होगा, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसीडास्टिसिटी एंड मल्टीकोलिनियरिटी. ये U के एजम्पशंस हैं, कई एजम्पशंस हैं. उस एजम्पशन का वायलेशन होता है तो उस वायलेशन के कारण जो इकोनोमेट्रिक रिलेशनशिप में है उसमें
तीन प्रॉब्लम्स आते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसीडास्टिसिटी, एंड थर्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी. जो अभी दूर की बातें हैं, अभी उस पर नहीं आएंगे. बहुत कई क्लासेस होने के बाद हम उस पर आ सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.